वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड, बीएससी नर्सिंग 6th से 7th सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट करा जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ द बिहेवियरल एंड द सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्री डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर जितने भी साइकेट्री के मेंटल डिसऑर्डर आते हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस टॉपिक है उनको प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर से देखिएगा। मेनली इस वीडियो में हम साइकेट्री डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा साइकेट्री डिसऑर्डर है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया इन चिल्ड्रन। सिजोफ्रेनिया के बारे में आपने अगर पढ़ा हो तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप इसको पढ़ेंगे। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है एकदम से इम्पेयर्ड हो जाती है, उनका बिहेवियर इम्पेयर्ड हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन बच्चों में भी उसी तरीके से दिखती हैं। डेफिनेशन में देखते हैं क्या है सिजोफ्रेनिया। Childhood schizophrenia is a rare and the severe mental disorder that affect the children. Schizophrenia कैसा है? एक रेयर कंडीशन है, मीन्स बच्चों को मेनली ये कॉज नहीं करता, बहुत रेयर दिखता है, बट अगर ये हो रहा है तो ये क्या है? सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है that affect the children typically between the age of the 5 to 12। 5 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा वो अफेक्टेड होते हैं सिजोफ्रेनिया से। इसी के साथ में इट इन्वॉल्व द डिस्टोरेशन इन द थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशंस, लैंग्वेज एंड द सेंस ऑफ द सेल्फ एंड द बिहेवियर। इसी के साथ में पेशेंट की जो मतलब पर्सनैलिटी है वो डिसोरिएटेड हो जाएगी, बिहेवियर इम्पेयर्ड हो जाता है, थिंकिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, परसेप्शन करने का जो एक वे है किसी चीज को परसीव करने का वो इम्पेयर्ड हो जाता है। इमोशनली बच्चे कैसे होते हैं, मतलब कि अनस्टेबल होते हैं। तो ये सारी कंडीशन सिजोफ्रेनिया की कंडीशन में अकर होता है। दिस कंडीशन कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, सोशल रिलेशनशिप एंड द एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये वेरियस जो भी पर्सन की बॉडी में जो भी एस्पेक्ट होते हैं उनको अफेक्ट करता है। एकेडमिक के लिए भी जो भी परफॉर्मेंस लेवल है बच्चे का वो कम हो जाएगा। इसी के साथ में चाइल्ड जो डेवलपमेंटल जो स्टेटस है उनका माइलस्टोन का अचीव करने का वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है। एंड सोशल गैदरिंग में भी बच्चे कैसे होते हैं? डिस्टर्ब्ड होते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर अबनॉर्मल होता है, परसेप्शन अच्छा सा नहीं होगा, हल्सिनेशन, डिल्यूशन जैसे कंडीशन बहुत ही कॉमन है जो सिजोफ्रेनिया में दिखते हैं। जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, बिहेवियर एकदम से इम्पेयर्ड हो जाता है, जिस तरीके से उनका वे ऑफ थिंकिंग है वो भी चेंज हो जाता है। अभी मेनली कॉजेस क्या हो सकते हैं सिजोफ्रेनिया के? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कॉज हो सकता है, मेंटल कंडीशन है तो अननोन भी होता है, या तो फिर जेनेटिक कंडीशन की वजह से ये हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री रही हो पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को सिजोफ्रेनिया जैसे कंडीशन हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चे के अंदर भी सिजोफ्रेनिया की कंडीशन हो। न्यूरोकेमिकल फैक्टर इम्बैलेंस इन द ब्रेन केमिकल सच एज द डोपामिन। डोपामिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया या फिर मेंटल डिसऑर्डर अकर होता है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ सराउंडिंग एरिया है जो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया अकर होता है। prenatal and the perinatal complication or the exposure to the stress or the trauma। बच्चा बहुत ही स्ट्रेस एनवायरमेंट में है, ट्रॉमा के एनवायरमेंट में है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर कुछ ऐसे एपिसोड के या फिर सिचुएशन के एक्सपोजर में आए हैं जो बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कराए, या फिर मेंटली बच्चे का जो भी डेवलपमेंट है, ब्रेन अच्छे से ग्रो अप नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, तब भी सिजोफ्रेनिया आकर हो सकता है। एनाटॉमिकली कोई डिफॉर्मिटी है ब्रेन के अंदर तभी भी क्या है सिजोफ्रेनिया कंडीशन अराइज होती है। डायग्नोसिस क्या है, इसको किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं? मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, अगर कोई भी किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से कॉज हुआ है तो मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू, सब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन के थ्रू ही हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी फैमिली में तो कोई हिस्ट्री नहीं है सिजोफ्रेनिया की। अगर है तो कौन सी टाइम ड्यूरेशन पे उन्हें हुई थी, क्या क्या साइन और सिम्टम उनकी बॉडी में आकर हुए थे और किस तरीके से उन्होंने उसको मैनेज किया था। देन उसी के बेसिस पे हम बच्चे के साथ में डील करेंगे। इसी के साथ में देखेंगे कि बच्चा किसी स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में तो नहीं रहा है, एंजाइटी तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है, किस वजह से ये वाला कंडीशन बच्चे के अंदर ट्रिगर हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा जितना भी हेल्थ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है बच्चे का मदर से और बेबी से गैदर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। कोई भी मेंटल हेल्थ है उसको डायग्नोस करने के लिए साइकोलॉजिकली हमें पर्सन को इवैल्यूएट करना इंपॉर्टेंट होता है। द चाइल्ड्स बिहेवियर, थॉट एंड द इमोशन। बच्चे के इमोशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, बिहेवियर को देखेंगे और थॉट प्रोसेसिंग को देखेंगे, किस तरीके से उनका इमोशनल स्टेटस है, किस तरीके से वो थॉट में मतलब कि सोचते हैं और किस तरीके से उनका इमोशन है, इमोशनल लेवल उनका कैसा है।
नेक्स्ट है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, मीन्स उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर है या फिर नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, क्या छोटी छोटी बातों पे मतलब उनको सडन बर्स्ट तो नहीं हो जाते हैं। ऑब्जर्व करेंगे चाइल्ड के बिहेवियर को और उनका इंटरेक्शन किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से उनकी डीलिंग है सिचुएशन के साथ में, तो ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे। साइन और सिम्टम्स में क्या होगा, हल्सिनेशन, हल्सिनेशन क्या होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कोई भी चीज सुन रहा है या फिर उन्हें दिखाई दे रही, दैट आर नॉट देयर सच एज द हियरिंग बॉय, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है तब भी बच्चे के अंदर एक सेंस होगा कि कोई है, यहाँ पे कोई इंसान है, प्रेजेंट है जो मेरे आसपास है, या फिर उन्हें टच फील होगा कि कोई किसी ने उन्हें छुआ भी नहीं होगा तब भी उनको ऐसा लगेगा, टेक्टाइल हल्सिनेशन जिसको कहते हैं, या फिर किसी की वॉइस को वो सुनेंगे, वहां पे किसी की आवाज भी नहीं होगी तब भी उन्हें लग रहा होगा कि कोई मुझे बुला रहा है। तो इस तरीके का अबनॉर्मल थॉट, अबनॉर्मल जो परसेप्शन होता है बच्चे के अंदर, ये प्रेजेंट होता है सिजोफ्रेनिया में। डिल्यूशन भी हो सकता है, डिल्यूशन क्या होता है, फॉल्स बिलीफ प्रेजेंट ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट है तो उनको वो रॉन्ग वे में परसीव करते हैं, फॉल्स परसेप्शन होता है। मगर अगर जैसे कि कोई रॉड पड़ा हुआ है तो उनको ऐसा लगेगा कि वहां पे स्नेक है। बिलीविंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू सच एज द थिंकिंग समवन इज प्लॉटिंग अगेंस्ट देम, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी उनका एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, थिंकिंग हो सकती है कि दूसरे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में प्लॉटिंग कर रहे हैं या फिर कोई प्लानिंग कर रहे हैं उनको हार्म पहुंचाने के लिए। तो ये कंडीशन, इस तरीके की थिंकिंग सिजोफ्रेनिया में अकर होती है। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम है सिजोफ्रेनिया का कि उनका जो थिंकिंग पैटर्न होता है, बच्चों का जो थिंकिंग पैटर्न है वो एकदम से डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता। किस तरीके से उन्हें थिंक करना है, किस तरीके से उन्हें चीजों को हैंडल करना है, कौन सा बेटर वे ऑफ सोल्यूशन है जिसको लेकर वो चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो उनका इम्पेयर्ड हो जाता है। डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग द थॉट एंड द एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ कोहेरेंटली, मतलब अपने आप को वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या चीजों की जरूरत है, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या थिंकिंग है, वो एकदम से थिंकिंग उनकी इम्पेयर्ड होती है या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड होगी। सेम इसी की तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर को भी शो करेंगे पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, अनप्रेडिक्टेबल अनयूजुअल बिहेवियर होगा, एक्टिंग आउट द इम्पल्सिव जैसा बिहेवियर वो शो करते हैं। निगेटिव सिम्टम्स दिखाएंगे, मोटिवेशन नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, निगेटिव सिम्टम्स शो करते हैं। इसी के साथ में सोशली विड्रॉल हो जाएंगे, एकदम से किसी से भी बात करना नहीं मांगेंगे, बहुत ही एंजाइटी में रहते हैं, फियर रहेंगे, इंटरेक्शन करना नहीं आएगा, कम्युनिकेशन स्किल उनके अच्छे नहीं होंगे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इसी के साथ में बच्चे का डिले हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट, हम सिजोफ्रेनिया को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशन है, जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं या फिर साइकेट्रिक कंडीशंस हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग देते हैं बच्चे को मैनेज करने के लिए जो भी साइन और सिम्टम साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से अकर हो रहे हैं। थेरेपी देंगे, इसी के साथ में इंडिविजुअल थेरेपी, फैमिली थेरेपी इफेक्टिव होती है कोपिंग मैकेनिज्म के लिए। जो भी डिसऑर्गेनाइज्ड उनकी थिंकिंग है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, उसको डील करने के लिए हम क्या करेंगे, थेरेपीज देते हैं। एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस द लर्निंग एंड द सोशल चैलेंजेस, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिले आ रहा है, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीजों को डील करने के लिए टाइमली हमें क्या करना, उन्हें एजुकेशन भी देना, प्रोवाइड करना नेसेसरी, क्योंकि बच्चे हैं, उनका ऑर्गेनाइज जो भी थिंकिंग है डिसऑर्गेनाइज्ड है, उनका बिहेवियर इम्पेयर्ड है, तो वो अच्छे से लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे टाइम पीरियड मिलेगा, टाइम को शेड्यूल करेंगे और उनके एजुकेशन को, उनकी लर्निंग एबिलिटी को भी इनहेंस करेंगे। देन सपोर्टिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं टू द चाइल्ड एंड द फैमिली, सच एज द काउंसलिंग एंड द रेस्पाइट केयर, मतलब जो भी एडिशनल केयर है वो बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, फैमिली को प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ साथ मदर को भी एंड द बेबी को भी रिएश्योरेंस देंगे कि जो भी प्रॉब्लम है वो उससे जल्दी ही ओवरकम कर लेंगे, क्या पॉसिबल वे ऑफ मेथड है जिसका यूज करते हुए वो उस प्रॉब्लम से अपनी डील कर सकते हैं या फिर कोप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको क्या कहते हैं, PTSD। ये क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। पोस्ट का मतलब है प्रीवियस कोई ऐसी बात हुई हो जिसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम पे अभी बॉडी में अकर हो रहा है, जिसको क्या कह रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक, मतलब पोस्ट पहले कोई ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से आज प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेस की सिचुएशन बॉडी में
प्रेजेंट है, मेंटली पर्सन क्या है, इमोशनली डिस्टर्ब है, तो उसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी प्रायर पहले प्रीवियस इवेंट को लेकर प्रेजेंट टाइम में वो चीजें क्या कर रही हैं, इम्पेयर्ड कर रही हैं, या फिर हेल्थ में अलग अलग से कॉम्प्लिकेशन को शो कर रहा है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर is a mental health condition that develop after the experience or the witness a traumatic event। ऐसा हो सकता है कि पर्सन ने खुद से उन चीजों को अपनी लाइफ के ऊपर एक्सपीरियंस करा हो, या फिर कोई और एक्सपीरियंस कर रहा है, उस टाइम पे वो एज अ विटनेस वहां पे प्रेजेंट है, मतलब उनके ऊपर तो वो ट्रॉमा वो सिचुएशन तो अगर नहीं हुई है, बट एज अ विटनेस वो उस जगह पे प्रेजेंट रहे। हो सकता है फैमिली में कोई इश्यूज हो, मदर और पेरेंट्स का, फादर का झगड़ा चल रहा हो, बच्चा वहां पे प्रेजेंट हो, उस सिचुएशन को उन्होंने देखा हो जिसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर, उनके मेंटल स्टेट के ऊपर पड़ा है। या तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, किसी जगह पे बच्चा फंस गया हो जहां से निकलने में उन्हें परेशानी हो रही हो, तो वो इवेंट उनके दिमाग में एक मतलब कि छप जाता है या फिर स्टे कर जाता है, जिस वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। सच एज द कॉमेंट अब्यूज, नेचुरल डिजास्टर और द एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट केस हो सकता है, कार एक्सीडेंट हो गया है तो ये ट्रॉमा को लीड करता है। नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं तो सिचुएशन क्या होती है, एकदम से खराब हो जाती है, तो बच्चे इन चीजों को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाते, कोप अप नहीं कर पाते। कोई वॉर वगैरह ऐसी सिचुएशन है तो उससे बच्चे कैसे होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं। या फिर कुछ अब्यूज करा जा रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये सारी भी चीजें बच्चे के माइंड में रिमेन रह जाती हैं, और क्या कहलाता है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाता है। मेनली इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई भी वॉर हो सकती है, या फिर अब्यूजिंग कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो बच्चे ने या तो फिर एक्सपीरियंस करा हो, या फिर वहां के वो विटनेस रहे हो ट्रॉमेटिक इवेंट के, तब वहां पे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अकर होता है। सेकंड हो सकता है पर्सनल वल्नरेबिलिटी, इंडिविजुअल फैक्टर्स सच एज द प्रीवियस ट्रॉमा और द मेंटल हेल्थ कंडीशन। सिमिलर वैसा ही है, पर्सन खुद से वल्नरेबल हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर या फिर इवेंट को लेकर, तो उनकी हेल्थ को ये क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, या फिर उनकी हेल्थ कैसी इम्पेयर्ड हो जाती है। नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स में बेटा हम देखेंगे फ्लैशबैक, विविड डिस्ट्रेसिंग, मतलब रियल होगा, एकदम से क्लियर होगा, एंड द स्ट्रेसिंग मेमोरीज होंगी जो फ्लैशबैक होती रहती है। एकदम से कोई चीज याद आ गई तो लोग इमोशन में हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। किसी के स्पाउस की डेथ हो गई है या फिर वाइफ की डेथ हो गई है, बच्चा है, पेरेंट्स को उन्होंने खो दिया है जल्दी ही, तो बच्चों के अंदर ये चीजें रिमेन रह जाती हैं और उनमें स्ट्रेस को, ट्रॉमा को कॉज करती हैं। नाइटमेयर्स हो सकते हैं, सोते हुए टाइम पे, स्लीप डिसऑर्डर में आपने इसको पढ़ा होगा, सोते हुए टाइम पे कुछ बुरे बुरे सपने दिखना, डिस्टर्बिंग ड्रीम्स आना बच्चे को, जिससे उनका जो स्लीप होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। अचानक से उसको देखने के बाद में वो उठ भी जाते हैं, जो ट्रॉमा उनका पहले हुआ है तो वही चीजें क्या होती हैं, फ्लैशबैक हो रही हैं और रात में सपने के दौरान उन्हें दिखाई दे रही हैं। तो ये भी क्या कंडीशन अराइज करता है, सिजोफ्रेनिया के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर आता है। अवॉइडेंस होगा, अवॉइडिंग पीपल प्लेस एक्टिविटी दैट रिमाइंड देम ऑफ द ट्रॉमा। वो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करेंगे जिससे उन्हें जो भी पोस्ट में ट्रॉमा हुआ था, मतलब फैमिली में कोई इश्यूज है, तो उस जगह पे वो ज्यादा नहीं मांगेंगे कि जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिससे उन्हें वो बातें याद ना आने लगे। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे लोगों को पर्सन क्या करता है, बच्चा क्या करता है, अवॉइड करने लगता है, उस सिचुएशन में एंगेज होना नहीं मांगेगा, उस इंसान से कम्युनिकेट नहीं करेगा, या फिर उस प्लेस पे, पर्टिकुलर जगह पे वो नहीं जाएंगे। हाइपर अराउजल फीलिंग ऑफ द कंस्टेंटली ऑन द एज, इजली स्टारलिट एंड हैविंग द डिफिकल्टी इन द स्लीपिंग, मतलब जैसे ही बच्चा सोया है उन्हें डिफिकल्टी हो रही है स्लीप लेने में, और स्लीप के बाद में वो जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, वो उठ जाते हैं। इंट्रूसिव थॉट, अनवांटेड थॉट और द मेमोरीज ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट, अब नॉर्मल वे में वो सोचना नहीं चाह रहे होंगे, तब भी कंटिन्यूसली वे में उन्हें कुछ कुछ थॉट आते रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी क्या है, इम्पेयर्ड रहती है, डिस्टर्ब रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अभी पहले कोई ट्रॉमा हुआ था तो उस जगह से, उस इवेंट से पर्सन को मेंटली क्या करना है, फ्री करना है, मतलब कि उनकी थिंकिंग को हमें मॉडिफाई करना है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। थेरेपी क्या होगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी और द आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड द
रिप्रोसेसिंग मतलब क्या करते हैं, उस सिचुएशन के जो भी ट्रॉमा हुआ है, इवेंट हुआ है, पर्सन को सिचुएशन से पास में लेकर आएंगे, उसको क्लोजली वो मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें, जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से वो गेट रीड कर पाए या फिर उससे ओवरकम कर पाए। तो कोपिंग मैकेनिज्म यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चे का क्या है, बिहेवियर जो है इम्पेयर्ड हो जा रहा है, अब वो उन लोगों से मिलना नहीं मांगेंगे, उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। तो क्या करना है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उस इवेंट के जिसको वो अवॉइड कर रहे हैं उससे उन्हें मीट कराना है, जिससे जो भी उनका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट देंगे एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए, एंटी एंजाइटी ड्रग भी देते हैं। इसी के साथ में ग्रुप थेरेपी देंगे, फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे थेरेपी के लिए, इंडिविजुअल थेरेपी देंगे, कनेक्टिंग विद द अदर्स हु हैव एक्सपीरियंस द सिमिलर ट्रॉमा। ऐसे लोगों के साथ में बच्चों को मीट कराएंगे जिन्होंने उनके सिमिलर ट्रॉमा के साथ में वो गुजरे हुए और उन्होंने कोप अप कर लिया। तो बच्चे क्या करते हैं, उनसे लर्न कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन उनकी थी। एज अ टेस्टमनी भी ये काम करता है, जिससे बच्चा इंकरेज होता है और समझता है कि मैं ही अकेला नहीं हूँ इस प्रॉब्लम से सफर करने के लिए, और भी अदर लोग हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम से सफर करा था, और जब इन्होंने कोप अप कर रहे हैं तो मैं भी इजीली कोप अप कर सकता हूँ। तो उनके अंदर एक एनकरेजमेंट आता है, मोटिवेट होते हैं, और उनका जो प्रोग्रेसिव लेवल होता है या फिर जो भी ट्रीटमेंट उनका चला है वो उनका रिस्पॉन्स और भी ज्यादा, उनकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स देने लगती है। तो ये एक इफेक्टिव थेरेपी होता है जब भी हम बच्चे को ग्रुप थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट हमारी आज की थर्ड कंडीशन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आती है। बच्चे को स्पीकिंग में प्रॉब्लम होता है, मेंटली ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, और इसी के साथ में सोशल इंटरेक्शन भी इम्पेयर्ड हो जाता है। सो क्या है बेसिकली, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिकल्टी विद द सोशल कम्युनिकेशन। सोशली बच्चा कम्युनिकेट नहीं करेगा, इसी के साथ में इंटरेक्शन एंड द रिस्ट्रिक्टेड और द रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ द बिहेवियर एंड द इंटरेस्ट। मतलब जो भी बिहेवियर वो अपना शो कर रहे हैं वो रिपीटेटिव वे में करेंगे, लेस इंटरेस्टेड होंगे किसी भी एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए या फिर कुछ चीजें करने के लिए। तो उनका बिहेवियर एकदम से अबनॉर्मल होता है, सोशली वो विथड्रॉल होते हैं, सोशली बिहेवियर उनका एक्सेप्टेबल नहीं होता, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है, वो उनको नहीं आता। लर्निंग डिसेबिलिटी भी दिखती है इसी के साथ में, और बच्चे को स्पीकिंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। कॉजेस क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, म्यूटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द जीन्स दैट अफेक्ट द ब्रेन डेवलपमेंट। जब भी बच्चा बूम में है तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप ना हुआ हो, या तो लेटर ऑन उनकी फैमिली में कोई मतलब की हिस्ट्री रही है ऑटिज्म की, तो बच्चे के अंदर भी दिखने को मिल सकती है। या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, प्रीनेटल एक्सपोजर ऑफ द सर्टेन एक्सपोजर और द इन्फेक्शन। जब भी मदर ने कंसीव करा है, मदर प्रेग्नेंट है, उस टाइम ड्यूरेशन पे मदर ने अल्कोहल को कंज्यूम करा है, स्मोक करा है, या फिर कोई मेडिकेशन को उन्होंने लिया है, या फिर डायबिटिक मदर है, तब उस टाइम पे बच्चे की हेल्थ के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। मतलब जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, वो प्रॉपर वे में नहीं होता, और बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें अराइज होते हैं, जिसमें से एक कॉमन हमें कंडीशन क्या दिख रही है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है न्यूरो बायोलॉजिकल फैक्टर डिफरेंस इन द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। जो ब्रेन का फंक्शन है या फिर स्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, या फिर एनाटॉमिकली तो स्ट्रक्चर है बट फंक्शन उसका नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या लीड करेगा, ऑटिज्म को या फिर स्पेक्ट्रम को ये कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ सर्टेन इन्फेक्शन भी होते हैं जो लीड करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को। characterized by the characteristics इसके क्या दिखेंगे, स्ट्रेंथ दिखेगी, exceptional attention to the detail, analytical skill and the creativity। मतलब जो है पर्सन मतलब कि इन चीजों में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे, किसमें, एक्सेप्शनल अटेंशन टू द डिटेल एंड द एनालिटिकल स्किल एंड द क्रिएटिविटी को शो करेंगे। चैलेंजेस क्या होते हैं, डिफिकल्टी विद द फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्टिंग टू द चेंजेस एंड द अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स को वो अच्छे से समझ नहीं पाते क्योंकि सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होगी उनकी पर्सनैलिटी की, अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उसको क्विक वे में अडॉप्ट कर लें, इसी के साथ में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, और उनके अंदर ये स्ट्रेंथ रहती है कि वो क्या करते हैं, एक्सेप्शनल अटेंशन उनके अंदर होती है, हर एक डिटेल को फाइंड आउट करने के लिए, हर एक चीज़ को पूछेंगे ऐसा है तो क्यों है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये सारे एक्सेप्शनल डिटेल उनके अंदर रहती है जानने की। एनालिटिकल स्किल होता है और क्रिएटिविटी के भी स्किल इसी के साथ में उनमें दिखते हैं जिन बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता है। डायग्नोसिस में कैसे डायग्नोस करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेंगे,
असेसिंग द डेवलपमेंटल हिस्ट्री एंड द बिहेवियर एंड द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को देखते हैं। ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली, बच्चे को मॉनिटर करेंगे सोशल इंटरेक्शन को एंड द बिहेवियर, कि बच्चे सोशल वे में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उनका बिहेवियर कैसा है, सारी चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड द असेसमेंट यूजिंग द टूल ऑफ द ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एंड द ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवीजन। मीन बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे जो भी प्रॉब्लम है बच्चे की वो आइडेंटिफाई करें, फोकस्ड वे में करते हैं कि क्या परेशानी है जिस बच्चे से पर्सन का या फिर इंडिविजुअल का बिहेवियर इम्पेयर्ड है, या फिर वो अच्छे से मतलब कि इंगेज नहीं कर पा रहे हैं चीजों में, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअल में कॉजिंग फैक्टर क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं इसके थ्रू, किसके थ्रू, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट के थ्रू। एडॉस करेंगे और एडीआर करेंगे, इसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम, जब भी बच्चे को ऑटिज्म हुआ है तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एक तो उनका मेंटली मतलब कि सोशल गैदरिंग इम्पेयर्ड होती है, बिहेवियर इम्पेयर्ड होगा, ठीक है, वो अच्छे से क्या करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी या फिर रिपीटेटिव बिहेवियर दिखता है। तो वही साइन एंड सिम्टम्स में आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी विद द आई कांटेक्ट, पर्सन क्या करेगा, आई कांटेक्ट को अवॉइड करेगा, आंखों से आंखों में मिला के, मतलब उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होंगे, अवॉइडिंग और नॉट मेंटेनिंग द आई कांटेक्ट। इसी के साथ में चैलेंजेस विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में उनमें थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं। ट्रबल अंडरस्टैंडिंग फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर और द टोन ऑफ द वॉइस, उनके में इनएबिलिटी होती है कि लोगों का गेस्चर क्या है, लोग कैसा फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, टोन क्या है, किस तरीके से गेस्चर का यूज करना है कम्युनिकेशन स्किल में, तो ये इम्पेयर्ड होता है, इस तरीके की वो चीजें वो शो नहीं कर पाते, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल उनके अंदर 0 होता है। डिलेड और द एब्सेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाएगा, प्रॉब्लम होगी बोलने में, अगर बोलेगा भी तो देर से बोलेगा। डिफिकल्टी स्पीकिंग और द अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, ट्रबल इनिशिएटिंग और मेंटेनिंग द कन्वर्सेशन, स्ट्रगलिंग टू स्टार्ट एंड द कीप कन्वर्सेशन गोइंग, प्रॉब्लम होगी बच्चे को कि किस तरीके से कन्वर्सेशन को इनिशिएट करना है, अगर इनिशिएट कर दी है तो किस तरीके से उसे कैरी ऑन करना, आगे की तरफ फर्दर उसे कंटिन्यूअस वे में मतलब कि चलाते रहना है या फिर बातचीत करते रहना है, तो इन चीजों में बच्चे को डिफिकल्टी होती, किस तरीके से कन्वर्सेशन को एंड करेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो बच्चे इस तरीके से कॉग्निटिव वे में थिंक नहीं कर पाते। तो ये सारे साइन और सिम्टम किसमें दिखेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में अकर होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके और आगे के फर्दर साइन और सिम्टम्स के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पर्सन क्या शो करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर को शो करता है, तो इसमें क्या दिखेगा, रिपीटेटिव मूवमेंट दिखेंगे, हैंड फ्लैपिंग, बॉडी रॉकिंग और द अदर सेल्फ सूदिंग बिहेवियर बच्चे के अंदर बॉडी में अकर होता है। इंसिस्टेंस एंड द सेमनेस, मतलब बच्चा बहुत ही ज्यादा शाइनेस फील करेगा, शेम फील करेगा अपनी बॉडी के अंदर, रेसिस्टेंट टू चेंज इन द रूटीन और द एनवायरनमेंट, हाईली रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होगा, इंटेंस फोकस ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक और द एक्टिविटी, मतलब हर तरीके में इंगेज नहीं हो सकते, पर्टिकुलर चीज पे ही वो रिपीटेटिव फॉर्म में वो चीजें वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स फोन में कोई उन्होंने रील देखी तो बस उसी को देख रहे हैं, वही देखना मांग रहे हैं, कोई और चीज नहीं करना मांगेंगे। एक चीज अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक चीज लिख रहे हैं तो बस उन्हें वही चीज पसंद होगी, उन्हें लिखना वही अच्छा लगेगा। Sensory sensitiveness over or the under the reactivity to sensory input like the light, sound और the touch, इसके लिए भी वो क्या करते हैं, सेंसिटिवनेस दिखाते हैं, सेंसरी मतलब देखने में, कोई भी साउंड में या फिर टच में उन्हें प्रॉब्लम होती है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, बिहेवियरल थेरेपी देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ही यूज करते हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। स्पीच और लैंग्वेज जो भी डिले हुआ है उसको मॉडिफाई करेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपीज देंगे, एनहांसिंग द डेली लिविंग स्किल एंड द सेंसरी इंटीग्रेशन, उन्हें सिखाएंगे किस तरीके से कन्वर्सेशन को एंड करना है, किस तरीके से कंटिन्यू रखना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है। इसी के साथ में कुछ मेडिकेशन के थ्रू भी उनके एंजाइटी लेवल को हम ट्रीट कर सकते हैं, जो भी उनके अंदर शाइनेस है या फिर उनका सेल्फ स्टीम लॉस हुआ है तो उसको भी हमें ट्रीट करना है या फिर कोप अप करने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। सम स्ट्रैटेजीज फॉर द सपोर्ट इंडिविजुअल विद द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इंक्लूड करता है क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, एस्टैब्लिशिंग अ रूट एंड द क्लियर एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी चीजें हैं, क्लियरिटी के वे में हमें डील करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यूजिंग द विजुअल सपोर्ट, यूटिलाइजिंग द विजुअल एड्स पिक्चर एंड द शेड्यूल,
क्या करना है कि जो भी पिक्टोरियल फॉर्म है उन्हें चीज़ों को एजुकेट करना है, एजुकेशन में देना है, लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, इंकरेज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, किस तरीके से उन्हें लैंग्वेज का यूज़ करना है, कैसा गेस्चर यूज़ करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को किस तरीके से करना है, तो इस तरीके के हम प्रिपेयर करेंगे। फोस्टिंग द सोशल स्किल, टीचिंग द सोशल स्किल एंड प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल इंटरेक्शन, लोगों से मीट कराएंगे बच्चे को, उनको बोलेंगे कि अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करे, चेंज करे, सोशल गैदरिंग में जाएं, उनके इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, इसी के साथ में इंकरेज भी करेंगे, जिससे अपनी वो प्रॉब्लम के ऊपर ओवरकम कर पाए। जो भी रिपीटेटिव बिहेवियर है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर को वो ना दिखाएं, और सोशली जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो सोशल नॉर्म है, धीरे धीरे करके बच्चे को सिखाएंगे, जिससे वो ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, मीन्स ब्लाइंडनेस हो सकता है, वॉकिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, पर्सन पैरालाइज भी हो सकता है, या फिर पार्शली पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं। सो कन्वर्जन डिसऑर्डर है कि ऑल्सो नोन एज द फंक्शन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें कहलाता है? फंक्शन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को शो करते हैं। इज द कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है where a person experience neurological symptoms such as the weakness, न्यूरोलॉजिकली जो मतलब कि मेंटली वे में जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ज्यादा वीक फील करेंगे, सीजर्स होगा, पैरालाइज बॉडी होगी, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय एनी मेडिकल कंडीशन, जिसको हम मेडिकली किसी कंडीशन के साथ में रिलेट करके नहीं बता सकते। these symptoms are often triggered by the साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और द ट्रॉमा। ये तब ट्रिगर्ड होता है, जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है तब ट्रिगर होगा, जो कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन होगी या फिर स्ट्रेस लेवल होगा उस टाइप पे मैनिफेस्ट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉज हो सकते हैं। स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक, तो इमोशन रेगुलेशन की वजह से डिफिकल्टी है, पर्सन इमोशनली चीजों को सेटल नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तब ये अकर हो सकता है। इसी के साथ में पास्ट एक्सपीरियंस, कोई बुरा उनका एक्सपीरियंस रहा हो तब भी ये कंडीशन हो सकती है, ट्रॉमेटिक इवेंट या फिर अब्यूजिंग रहा हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई भी इवेंट है तो। नेक्स्ट साइनो सिम्टम्स में क्या दिखेगा? मोटर सिम्टम्स मीन्स एक्टिविटी शो करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, वीकनेस, पैरालिसिस और द ट्रिमर, ट्रिमर दिखेगा, रिजिडिटी भी दिख सकती है, इसी के साथ में जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। सेंसरी सिम्टम्स में क्या दिखेगा? नमनेस दिखती है, ब्लाइंडनेस दिखेगा, डेफनेस दिखेगी कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, नमनेस फील है, कोई सेंसेशन नहीं प्रेजेंट है, और क्या है, सीजर्स भी दिखते हैं, जैसे कि सीडो सीजर से देखेंगे, या फिर कन्वर्जन अगर हो सकता है। गेट, उनका जो पर्सनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिफिकल्टी वॉकिंग, बैलेंस प्रॉब्लम, रिजिडिटी दिखेगी, मीन्स अपनी गेस्चर को, अपने गेट को वो अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? मेडिकली वैल्यूएशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साइकोलॉजिकली इवैल्यूएट करेंगे कि उनकी मेंटल फंक्शनिंग कैसी है, मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन को परफॉर्म करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करें, उनका इमोशनल स्टेटस कैसा है, इन सारी चीजों को असेस करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट, हाउ वी कैन ट्रीट द कन्वर्जन डिसऑर्डर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ही देते हैं जितने भी बिहेवियर डिसऑर्डर हैं, या फिर कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो उसमें भी देते हैं। फिजिकल थेरेपीज के थ्रू भी हम पेशेंट की जो फिजिकल स्टेटस है उसको ट्रीट कर सकते हैं या फिर डील कर सकते हैं। स्ट्रेस लेवल जो है उसको मैनेज करना, उनकी एंजाइटी को हटाना है, पैरालाइज है तो उन कंडीशन के ऊपर काम करना है, डेफिनेस या फिर नमनेस है तो उस पर ओवरकम करने के लिए पेशेंट की हेल्प करते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द कन्वर्जन डिसऑर्डर। जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर थे बच्चों के अंदर वो हमने डील करा है। सिजोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये पूछी जा सकती है। इसी के साथ में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। कुछ रिमेनिंग इसके टॉपिक बचे हैं बिहेवियर डिसऑर्डर के, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर से करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने कुछ भी लर्न करा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने पढ़ ही लिया होगा कि जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।